अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रेशन होती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, जो कि हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, ब्रॉडली इसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हमारे पास सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। तीसरी होती है नॉन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाथवे। एल्डोस्टेरोन के बगैर ही जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, उसकी वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, तो तीनों टाइप्स देखेंगे डिटेल में। पहले प्राइमरी पे आ जाएं। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब है, प्राइमरी है ना, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। प्राइमरी यानी मसला एड्रीनल्स में है, तो इसमें हाई एल्डोस्टेरोन होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। लेकिन रेनिन लो है। ठीक है, रेनिन की कंसनट्रेशन लो है, रिगार्डलेस ऑफ द रेनिन खुद ही जो है सिर्फ एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। तो क्यों ये खुद ही ज़्यादा हो गया है? उसमें एल्डोस्टेरोन ट्यूमर हो सकता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग एडिनोमा, इसको कहते हैं कॉन सिंड्रोम। एडिनोमा होता है जो एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनाता है, या एडिनोकोर्टिकल कार्सिनोमा है, या एडिनोकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो गया है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेमिडिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेने पर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी है मसला, सिर्फ एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हुआ है, रेनिन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मतलब एड्रीनल्स का मसला आपने जहन में रखना है, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, डायग्नोस कैसे करते हैं? ऐसे पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होने वाले सारे सिम्टम्स, साल्ट वाटर रिटेंशन, पोटेशियम लॉस हो गया, मसल फटीग वगैरह। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, हेडेक, मसल वीकनेस, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, नो पेरिफेरल एडिमा, डीमा नहीं है। ठीक है, हाइपर नेट्रीमिया, सोडियम थोड़ा सा एलिवेटेड होगा इसमें, लेकिन पोटेशियम कम होगा क्योंकि इनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हाइपोकेलीमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी। लैब फाइंडिंग हम करवाएंगे तो एल्डोस्टेरोन तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन रेनिन कम होगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में एल्डोस्टेरोन रेनिन का रेशो होता है जिसको हम कहते हैं ARR रेशो, ये मोर देन 20 होगा। प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशो, ठीक है, मोर देन 20 मिलता है हमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और इसमें हमने सोडियम सप्रेशन टेस्ट करना होता है, तो एल्डोस्टेरोन सप्रेस ही नहीं हो पाता जब हम सोडियम लोड देंगे। वैसे यहाँ पर सोडियम एलिवेटेड था ना, तो एल्डोस्टेरोन देते हैं तो उसको क्या करता है, कम करता है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में बहुत सारा एल्डोस्टेरोन बन रहा है, सोडियम लोड देने पे भी वो एल्डोस्टेरोन कम नहीं हो रहा। तो सोडियम सप्रेशन टेस्ट में एल्डोस्टेरोन सप्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, ये लैब फाइंडिंग है। एल्डोस्टेरोन बड़ा है, रेनिन कम है, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो मोर देन 20, एंड सोडियम सप्रेशन टेस्ट में फेल टू सप्रेस एल्डोस्टेरोन आफ्टर सोडियम लोड। ठीक है, अब क्लिनिकल पर्ल में आपको ये एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो में बताती हूँ, जो यहाँ पर मोर देन 20 है। एल्डोस्टेरोन रेनिन रेशियो जो है प्राइमरी में एलिवेटेड होता है, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। ये एंटी हाइपर एटेंसिव एजेंट्स लेने से ना एल्टर होता है। मैंने आपको डेविडसन से बताया था कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं ना, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिनको होती है, वो हाइपरटेंसिव भी हैं, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये रेशियो एल्टर हो सकता है। तो जैसे बीटा ब्लॉकर्स जो है रेनिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो इसीलिए ये AR रेशियो फिर बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर के लिए कोई खा रहा है, रेनिन की एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। ACE इनहिबिटर, ARB डायोरेटिक, ये रेनिन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, ये इनहिबिट कर रहा था, स्टिमुलेट करेंगे, तो इसीलिए फिर ये रेशो कम हो जाता है। तो इस तरह से मतलब एंटी हाइपरटेंसिव की वजह से ये रेशो जो है वो एल्टर होता है। तो इसीलिए ये एजेंट्स बंद करने होंगे पेशेंट ने। 4 हफ्ते वहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पर 2 वीक्स कह रहा है, 4 वीक्स कर ले, एटलीस्ट 4 हफ्ते टेस्ट करवाने से पहले, ये रेशो करवाने से पहले पेशेंट को ये दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव्स बंद करनी होंगी। लेकिन अगर बहुत शिद्दत की ज़रूरत है तो अल्फ़ा ब्लॉकर ले सकते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये एक क्लिनिकल पॉइंट याद रखिए। तो ये बड़ा हुआ रेशो हमें वैसे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में प्राइमरी में मिलता है। अब चलते हैं सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की तरफ, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है। ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ही है जिसमें एल्डोस्टेरोन तो हाई है, लेकिन अब यहाँ रेनिन भी हाई मिलेगा। रेनिन क्यों हाई है? वैसे हम जैसों में नॉर्मली रेनिन ज़्यादा होता है तभी जो है फिर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली कोई इशू है जिसकी वजह से रेनिन ज़्यादा है और एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। तो कौन सा इशू है? वो रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस है,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ठीक है। इन सारी ये वो वजूहत हैं जिसमें किडनी की परफ्यूजन सही नहीं हो रही। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन रेनिन के सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं, या रेनिन सिक्रीटिंग रीनल ट्यूमर है जिसकी वजह से रेनिन ज़्यादा है, फिर एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है। रेनिन ज़्यादा होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो वो सेकेंडरी होगी। रेनिन कम होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा, वो प्राइमरी होगी, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी में हमारे लैब फाइंडिंग्स हैं कि एल्डोस्टेरोन भी ज़्यादा है, रेनिन भी ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा, ठीक है। तीसरी टाइप नॉन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है लेकिन इसमें एल्डोस्टेरोन लो है, रेनिन भी लो है, ठीक है। इसके नाम में ही है कि ये नॉन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट है एक्टिवेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी ये रिसेप्टर जो है ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये एक्टिवेट हुआ है लेकिन नॉन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट। एल्डोस्टेरोन ना बढ़ा हुआ है ना रेनिन बढ़ा हुआ है, दोनों लो होंगे और सिर्फ ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है। तो ऐसा क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, उसमें आपने याद रखना है कि एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम, ठीक है। एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम जो है वो इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, क्योंकि कोर्टिसोल ज़्यादा होता है तो कोर्टिसोल की हमने पढ़ा है थोड़ी बहुत, मिनरलोकॉर्टिकॉइड पर भी एक्टिविटी होती है, तो उस वजह से उसने उसको एक्टिवेट किया। दूसरी वजह लिकोराइस मिसयूज़। लिकोराइस मिसयूज़ में एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, लिकोराइस लेने से, जड़ी बूटी है खाने से, तो वो एंजाइम अगर होगा इनहिबिट, वो एंजाइम क्या कर रहा होता है, नॉर्मली हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड को एक्टिवेट होने नहीं दे रहा होता, कोर्टिसोल का एक्शन इस पर नहीं होने दे रहा होता। तो अगर लिकोराइस मिसयूज़ की, वो एंजाइम इनहिबिट हो गया तो कोर्टिसोल इस पर एक्ट करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एल्डोस्टेरोन का ना काम है ना रेनिन का, ठीक है, बाकी कॉजेज़ हैं। लिडल सिंड्रोम, इसमें भी क्या होता है कि डिस्टल ट्यूबुलर रीनल सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन सिक्रीटिंग एड्रीनल ट्यूमर, यही वो एंजाइम है। तो वो एंजाइम जो है वो लिडल सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर ही होता है, इसमें ना एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो हैं उनके जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से एपिथेलियल सोडियम चैनल्स ओवर एक्टिव हो जाएंगे, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा कराएंगे, वाटर की भी, और पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा है जबकि एल्डोस्टेरोन लो है, रेनिन लो है, ठीक है। तो ये उस एपिथेलियल सोडियम चैनल्स में जो है वो म्यूटेशन आ जाती है। जो 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन सिक्रीटिंग एड्रीनल ट्यूमर है, इसमें क्या है कि ये एंजाइम एल्डोस्टेरोन का एक प्रिकर्सर है, एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस पाथवे का, ठीक है। अगर एड्रीनल ट्यूमर इसको डीओसी को ज़्यादा बना रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लें, ठीक है, डीओसी ज़्यादा बनाएगा तो इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज़्यादा है, तो एल्डोस्टेरोन नहीं बढ़ा हुआ लेकिन इसकी एक्टिविटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाली ज़्यादा है, एल्डोस्टेरोन रेनिन लो है, लेकिन लग ऐसा रहा होगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो गए बॉडी में, ठीक हो गया। तो ये हो गया नॉन एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब हमने किस तरह से ट्रीट करना है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को, तो उसके लिए स्पाइरोनोलैक्टोन याद कर लें, सिंपल सा ट्रीटमेंट है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो कि एक एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है। ये हाइपोकेलीमिया को भी ट्रीट कर देगा, और जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में हो रही है, पोटेशियम कम हो गया ना, उसको भी ट्रीट करेगा, हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करेगा ये स्पाइरोनोलैक्टोन, एल्डो का एंटागोनिस्ट। इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि ये पोटेशियम थोड़ा बढ़ा देगा, हाइपो हुई थी ना उसको ट्रीट करा, लेकिन हाइपरकेलीमिया भी करा सकता है, तो पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, अगर गायनेकोमेस्टिया डेवलप कर रहा है तो आप दूसरा डायूरेटिक जैसे कि अमाइलोराइड या एप्लेरोनोन की तरफ भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन यही देने हैं इसमें डायूरेटिक, ठीक है। जो कौन सिंड्रोम था, कौन सिंड्रोम क्या है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीटिंग एडिनोमा है, उसमें से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है जिसकी वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है। तो उसमें मेडिकल थेरेपी स्पाइरोनोलैक्टोन जो है होल बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को नॉर्मलाइज कर लेगी, ठीक है, स्पाइरोनोलैक्टोन ही देंगे। और लेकिन जो ट्यूमर है, क्योंकि कौन सिंड्रोम, तो हम सर्जिकल रिमूवल करते हैं, उसके बाद पहले देंगे, बॉडी को स्टेबलाइज करेंगे स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ, फिर सर्जिकली उस ट्यूमर को रिमूव करना है, लेकिन इप्सीलेटरल, वो जहाँ पर ट्यूमर है इप्सीलेटरल एड्रीनलेक्टमी की जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हुआ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एड्रीनल इनसफिशिएंसी।